हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा यूनिट है इग्नू MPS 001 उसका थर्ड यूनिट आज हम करेंगे अधिकार। ठीक है, इससे पहले की दो वीडियो जो है, जो थ्योरी का पार्ट है और जो डेमोक्रेसी है, वो उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और नोट्स चाहिए तो मैंने उसमें नंबर डाल रखा है, कॉन्टैक्ट कीजिएगा तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहले हम अधिकार अगर हम कहें तो किसको कहेंगे, तो हमारा अधिकार अगर हम कहते हैं तो किसको कहेंगे। ठीक है, और अधिकार हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बताते हैं अधिकार क्या है। तो देखो आप, अधिकार सामाजिक दावे हैं। जब तक दावों को मान्यता प्राप्त नहीं होते वह अधिकार नहीं कहलाते। ठीक है, अर्थात दावे जब समाज द्वारा मान्य हो जाते हैं और राज्य द्वारा स्वीकृत होकर लागू हो जाते हैं तब वह क्या बन जाते हैं, अधिकार। कहने का मतलब ये है कि अधिकार एक ऐसा सामाजिक दावा है, ठीक है, जिसे आप करते हो। ठीक है, जो आप करते हो समाज के ऊपर, राज्य से। ठीक है, और अगर आपके जो दावे हैं अगर उसको समाज और राज्य द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो क्या बनता है, अधिकार। ठीक है, अधिकार क्यों आवश्यक है, क्योंकि अधिकार किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर बिना किसी अधिकार के अगर हम किसी व्यक्ति की क्षमता को या फिर उसकी योग्यता को मापना चाहेंगे तो नहीं नाप सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, व्यक्तियों को अधिकार देते हैं, लोगों को अधिकार दिया जाता है कि वे अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा के हिसाब से अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। ठीक है, ये हमारा अधिकार था। ठीक है, अगला जो हेडिंग है हमारा, अधिकार की विभिन्न परिभाषाएं अकॉर्डिंग टू थिंकर्स हम पढ़ेंगे। तो जेफरसन ने क्या कहा है कि अधिकारों को इन्होंने क्या किया, अधिकारों की नैसर्गिकता का वर्णन किया है। ठीक है, और बताया क्या, मनुष्य प्राकृतिक है और उसे प्रकृति से ही अधिकार प्राप्त है। इनके कहने का मतलब क्या है, मनुष्य को जन्म से ही एक तो वो जन्म प्राकृतिक रूप से पैदा है, दूसरा उसको जो अधिकार मिले हैं वो प्रकृति की देन है। ठीक है, और उसको अधिकार जो मिले हैं वो क्या है, नैसर्गिक, यानी प्रकृति द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ठीक है, मैकफर्सन ने ये कहा। जबकि हॉलैंड क्या बोलते हैं कि इनके अनुसार दूसरे के कर्म को प्रभावित करने की दूसरे व्यक्ति क्षमता उसकी व्यक्ति नहीं वरन समाज शक्ति से होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी तरह क्या कह रहे हैं कि अगर हमें किसी दूसरे को प्रभावित करना है तो हमारी शक्ति नहीं है बल्कि समाज द्वारा प्रदान की गई शक्ति है। अब समाज द्वारा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब तक समाज के द्वारा उस अधिकार की उस मांग को स्वीकृत नहीं किया जाएगा और आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा कि आप अपनी प्रतिभा का, अपने कौशल का विकास कर सकें, तब तक आप अपना विकास नहीं कर सकते, तब तक आप दूसरों की नज़र में नहीं आ सकते। ठीक है, अधिकारों के उपयोग से आप लोग हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, हमारे अधिकार से लेते हैं, जितने अधिकार से होते हैं हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक है, तो उनके कहने का मतलब क्या है कि जो भी अधिकार हमें मिलता है वो समाज द्वारा मिलता है, और जो भी ख्याति हम लोगों में प्रदान करते हैं या फिर समाज में प्रदान करते हैं वो क्या है, समाज प्रदत्त है। ठीक है, यहाँ पे थॉमस क्या बोलते हैं, इन्होंने कहा कि अधिकार समाज द्वारा मान्यता और राज्य द्वारा लागू किया गया एक दावा है। इन्होंने क्या कहा, जो अधिकार है वे आपका अधिकार तब तक अधिकार नहीं कहलाएंगे जब तक उसे समाज द्वारा स्वीकृत ना किया गया हो और राज्य द्वारा लागू ना किया गया हो। ठीक है, इन्होंने ये कहा। और एक बात और कि सभी जो दावे आपके होते हैं वे ज़रूरी नहीं कि वे अधिकार हों। ठीक है, कुछ दावे ऐसे होते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो हमारे अधिकार हैं। ठीक है, तो ऐसा मत समझिएगा आप लोग, क्योंकि अधिकार ज़रूरी नहीं कि आपकी जो दावे कर रहे हैं वो सारे अधिकार के ही अंतर्गत आते हैं। अधिकार अलग हैं और आपके दावे अलग हैं, और सभी दावे आपके अधिकार नहीं बन सकते। ठीक है, यहाँ पे लॉस्की क्या कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वह शर्त है जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। सही बात है, अगर जब तक किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकेगा। आज आप देखते हो कि मतलब हमारे बहुत प्लेटफॉर्म हैं अलग अलग तरीके से, जिसपे व्यक्तियों को, लोगों को अपनी योग्यता, अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। ठीक है, अगर हम आपको ये मौका नहीं देंगे तो कैसे आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। ठीक है, अगर पढ़ने का ही अधिकार अगर आपको नहीं दिया जाएगा तो क्या आप पढ़ पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो क्या है, अधिकार एक ऐसा सामाजिक शर्त है, ठीक है, जिससे क्या होता है, अब मनुष्य अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ठीक है, अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हेडिंग क्या है, अधिकार की प्रकृति।
अब इसके आगे देखना, अधिकार सामाजिक होते हैं। वे सामाजिक उस अर्थ में हैं कि वे किसी भी प्रदत्त समय बिंदु पर समाज से ही उत्पन्न होते हैं। अधिकार सामाजिक दावों के रूप में मानव व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक परिस्थितियां पैदा करते हैं। राज्य समाज से इन विभिन्न परिस्थितियों को पैदा और प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि अधिकार की प्रकृति क्या है, सामाजिक है। वही एक सामाजिक दावा है और लोगों के विकास के लिए वह ऐसी परिस्थिति को पैदा करता है जिसमें व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके। ठीक है, अधिकार संभवतः पूर्ण नहीं है। समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति कल्याण व्यक्ति के रूप में अधिकारों व उनके समाज के हित के बीच एक समझौते में निहित है। ठीक है, अधिकार क्या है, संपूर्ण नहीं है। इसका मतलब क्या है, वे समाज और व्यक्ति के बीच एक मतलब होता है ना कॉन्ट्रैक्ट करना, वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, अगर जो समाज है, लोगों से मिलके क्या बना है, समाज। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि समाज और लोगों के बीच में एक व्यक्ति के बीच में क्या हो रहा है, समझौता हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं अगर समाज द्वारा ये अधिकार आपको प्रदत्त किए जाते हैं। ठीक है, अधिकारों की परिकल्पना हमारी अगली हेडिंग है। इसमें हम 5 तरह की परिकल्पनाएं पढ़ेंगे, जिसमें नैसर्गिक अधिकारों की परिकल्पना शामिल है, विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना शामिल है, ऐतिहासिक परिकल्पना, समाज कल्याण परिकल्पना और मार्क्सवादी परिकल्पना शामिल है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला क्या है, नैसर्गिक परिकल्पना। इसमें देखो क्या है, नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत की वकालत मुख्यतः थॉमस होब्स, जॉन लॉक तथा रूसो के द्वारा की गया। ठीक है, इसके समर्थक कौन है, नैसर्गिक परिकल्पना का मतलब क्या है, प्रकृति द्वारा जो अधिकार आपको प्रदान किए गए हैं। और इसके समर्थक कौन है, होब्स हैं, लॉक हैं और रूसो हैं। ठीक है, इनके अनुसार क्या है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य द्वारा अनुप्राणित नैसर्गिक अधिकार अस्तित्व में थे। अधिकार मनुष्यों में उस रूप में गुणारोपित किए गए थे। मानव व मनुष्य अपने रूप में मनुष्य के लिए अनिवार्य गुणधर्म। इनके कहने का मतलब क्या है, अधिकार क्या है, प्रकृति प्रदत्त है और ये मनुष्य के अंदर तभी डाल दिया गया जब मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था। ऐसा माना जाता है कि मतलब ये ना, जैसे व्यक्ति को जन्म के साथ ही अधिकार मिल गए हैं। इनके कहने का मतलब वो है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा अधिकार, विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना। इसका मतलब देखना, विधि संगत अधिकारों का सिद्धांत अथवा अधिकारों की कानून संबंधी परिकल्पना यही भाव जतलाती है कि अधिकारों का वह आदर्शवादी सिद्धांत जो अधिकारों को राज्य के परिणाम के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। इसको हम न्यायाधिक कानूनी अधिकार के सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। और इसके समर्थक कौन है, बेंथम, हीगल और ऑस्टिन। कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन अगर निकालोगे विधि संगत अधिकारों की परिकल्पना का, तो इसका क्या है कि राज्य हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है और उसे संरक्षण भी प्रदान करता है। अब यहाँ पे संरक्षण और रक्षा करने का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, चाहे वो किसी व्यक्ति द्वारा हो, किसी अधिकारी द्वारा हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अधिकारों का हनन किसी आम आदमी के थ्रू हो, बल्कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या फिर सरकारी अधिकारी के द्वारा भी आपका अधिकारों का अगर हनन हो रहा है, तब क्या कर सकते हैं, उस पर उसके ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है। और इस रूप में राज्य आपकी बात को सुनता है, क्योंकि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। ठीक है, तो कानून के समक्ष क्या है, सभी समान है। अब वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, रंग रूप जाति धर्म भाषा, ये हमारे कानून में क्या है, इसके आधार पर भेदभाव करना मना ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि राज्य हमारे जो अधिकार है उसकी रक्षा भी करता है और संरक्षण भी प्रदान करता है कि किसी के द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो सके। ठीक है, अब इसका अगला परिकल्पना है ऐतिहासिक परिकल्पना। ठीक है, इसमें क्या है, अधिकारों की ऐतिहासिक परिकल्पना, जिसे चिरकाल भोग जनित सिद्धांत भी कहा जाता है, राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जन्मा मानती है। इसका दृष्टिकोण यह है कि अधिकार परंपराओं और प्रथाओं से जन्म लेता है। कुल मिलाकर अगर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं कि ऐतिहासिक परिकल्पना में अधिकारों को क्या कहा गया, तो ये क्या कहते हैं, ये दृष्टिकोण क्या बोलते हैं कि जो अधिकार है वह परंपराओं और प्रथाओं से जन्म लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखोगे आप, सती प्रथा, शिशुवध, ये कोई अधिकार थोड़ी ना है, ये तो कुप्रथाएं हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं जो मानी जाती थी उस समाज में। ठीक है, इतिहास में इस चीज़ को माना जाता था क्या कि सती प्रथा या शिशुवध अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है, ये कुकर्म है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारों को हम, सभी दावों को या फिर सभी रीति रिवाजों को हम अधिकार कह सकते हैं। ठीक है, और अगला हमारा
परिकल्पना क्या है? समाज कल्याण परिकल्पना। यह सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार ही समाज कल्याण की शर्तें हैं। इस परिकल्पना का यह तर्क है कि राज्य को सिर्फ ऐसे अधिकार को मान्यता देनी चाहिए जो समाज के कल्याण को प्रोत्साहन दे। मतलब एक कुल मिला के दृष्टिकोण ये कहना चाहता है कि राज्य को सिर्फ उन्हीं अधिकारों को मान्यता प्राप्त देनी चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो रहा है, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज में व्यक्ति गैर उम्मीदवार है, असहाय है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक राज्य द्वारा जो अधिकार दिए जा रहे हैं वो सिर्फ कल्याण को इंगित करने के लिए किया जा रहा है या फिर कल्याण करने के लिए किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति के विकास के लिए भी ज़रूरी है, ठीक है। अगला हमारा परिकल्पना है मार्क्सवादी परिकल्पना। इसमें आप क्या पढ़ोगे? ये क्या कहते हैं? समाजवादी राज्य ही सामाजिक और राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन के हथियार के रूप में उस समाजवाद को स्थापित करेगा जहां हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार कार्य कर सके। आप मार्क्सवादी थ्योरी को पढ़ोगे तो ये क्या बताते हैं? पहले मैंने डिस्कस किया है इस बात को कि किसी भी समस्या का समाधान क्या है? आर्थिक, ठीक है। अगर हमारा इकोनॉमी मजबूत होगा तो क्या करेगा? हमारे सारे परेशानियों को हल कर देगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं? पूंजीवाद का विरोध करके क्या कर रहे हैं? सर्वहारा वर्ग की, इन्होंने 2 वर्ग की बात करी थी, एक बुर्जुआ वर्ग और एक सर्वहारा वर्ग, ठीक है। जिसमें इन्होंने सर्वहारा वर्ग का समर्थन करके बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीवाद का घोर विरोध किया था, ठीक है। इनकी थ्योरी ये कहती है। तो इसमें अगला जो हमारा यूनिट था अधिकारों का गठन या मानव अधिकारी कोई परिकल्पना, मुझे नहीं लगता कि पेपर में आएगा और आया भी नहीं है। एक बार चेक करूँगी मैं, क्वेश्चन पेपर डालूँगी तो, ठीक है। तो उस टाइम पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूँगी मैं आपको, तो उसमें अगर आएगा तो मैं बता दूँगी, ठीक है। इसको मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा। ऊपर की जितनी परिकल्पनाएँ हैं ये पेपर में रिपीटेड होती हैं, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और इसके निष्कर्ष के तौर पर आप बता सकते हैं कि अधिकार मानव विकास के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या है? आवश्यक है, ठीक है। और इतना आज ये यूनिट हमारा ख़त्म होता है। अगला यूनिट मैं थर्सडे को डालूँगी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और नया चैनल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी कीजिएगा जिससे मैं आगे वीडियो बना सकूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगर कोई कंप्लेन हो या फिर कोई शिकायत हो या फिर नोट्स चाहिए आप लोगों को तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। थैंक यू।